नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एंड प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए जनरल स्टडी और करंट अफेयर से रिलेटेड ये वीडियो, जिसमें मैं डिस्कस करता हूं कि किस तरह से आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में करंट अफेयर और जनरल स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और उससे रिलेटेड ये एक प्रैक्टिस वीडियो की तरफ से ट्रीट कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूं और बाद में आपका स्कोर जानने की कोशिश करता हूं कि आप किस लेवल की प्रिपरेशन अपनी कर रहे हैं। और कुछ एक ऐसे टॉपिक जो कि मुझे लगता है कि आपको रिवाइज करने चाहिए, वो आप इस एक्सप्लेनेशन से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, वीडियो को जरूर लाइक करिए भाई, अगर आपको लगता है ये वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल है तो। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कुछ इस तरह से, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट, यानी कि वर्ल्ड के अंदर जो रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है रिगार्डिंग फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, उससे रिलेटेड पूछा जा रहा है। ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो इन्वॉल्व नहीं होती है? ध्यान रखिए यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, इट मीन्स वो इंस्टीट्यूशन आपको आइडेंटिफाई करना है जो कि इन्वॉल्व नहीं होती है। आपके पास ये चार ऑप्शन है, चार डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिए गए हैं जो फूड सिक्योरिटी में इन्वॉल्व नहीं होती, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ऑप्शन ए है आपके पास फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के अंदर जो FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में बात की जा रही है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर एग्रीकल्चर और उससे डेवलपमेंट से रिलेटेड जो काम किया जाता है एक इंस्टीट्यूशन के द्वारा, जिसे शॉर्ट में IFAD बोला जा रहा है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात की जा रही है सेकंड ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिसे हम लोग जानते हैं ILO के नाम से। ILO ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो कि फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड काम नहीं करती। और लास्ट ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है WHO। WHO का मतलब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो कि फूड सिक्योरिटी से लेकर इन्वॉल्व नहीं होती है किसी प्रोग्राम के अंदर। तो ये चार ऑप्शन है, आपको ये बताना है कि वर्ल्ड रिपोर्ट जो तैयार की जाती है फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन से रिलेटेड, उसमें कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो इन्वॉल्व नहीं होती है। याद रखिएगा नॉट बोला गया है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और आंसर बताइए क्या सही आंसर है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सी का मतलब ये हुआ कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड जो रिपोर्ट पब्लिश की जाती है उसमें इन्वॉल्वमेंट इसकी नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं उन इंस्टीट्यूशन की जो इसमें इन्वॉल्व होती है। तो स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, ये एक तरह से एनुअल फ्लैगशिप रिपोर्ट है जो कि ज्वाइंटली प्रिपेयर की जाती है अलग अलग इंस्टीट्यूशन के द्वारा, जिसमें आप देख सकते हैं कि FAO का मतलब है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के अंदर जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो इन्वॉल्व होती है, नंबर वन। नंबर टू आप बोल सकते हैं IFAD यानी कि इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये इन्वॉल्व होती है इसके अंदर। और नेक्स्ट है यूनिसेफ का फुल फॉर्म जानते होंगे आप, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ये भी इन्वॉल्व होती है फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रोग्राम के अंदर। नेक्स्ट बोला जा रहा है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये भी इंस्टीट्यूशन इसमें इन्वॉल्व होती है। और लास्ट में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल पे है, ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि टारगेट है इंटरनेशनल लेवल पे रखा गया है, जो कि सेकंड SD गोल है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो सेकंड गोल है कि हंगर नहीं होनी चाहिए 2030 तक वाइल्ड लेवल पे यानी कि वर्ल्ड लेवल पे 2030 तक हंगर को रिमूव करने का जो टारगेट रखा गया, उसके तहत ये सारी इंस्टीट्यूशन काम करती है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, ये इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन ये रहेगा आज कि भी ये जितनी भी इंस्टीट्यूशन जिनका नाम मैं ले रहा हूं एक एक करके, यानी कि FAO की बात कर लीजिए, ठीक है, यूनिसेफ की बात कर लीजिए, ठीक है, यूनिसेफ के बाद नेक्स्ट है आपका IFAD की बात कर लीजिए, या फिर WEP यानी कि वर्ल्ड फूड, WFEP, एक मिनट, हाँ WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात कर लीजिए, या WHO की बात कर लीजिए। ये जितनी भी इंस्टीट्यूशन आपको दिख रही है इन सब के बारे में थोड़ा पढ़ना है, स्टैब्लिश कब हुआ था, इनके हेड कौन है और इनका हेडक्वार्टर का है, ये सब आपको कमेंट में बताना है। चलिए ILO के बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि
सेरो सर्विलेंस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि विद रेफरेंस टू द सेरो सर्विलेंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये कुछ स्टेटमेंट है 1 और ये स्टेटमेंट 2 आपके पास गिवन है, और इसे ध्यान में रखते हुए आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अगर हम सेरो सर्विलेंस की बात करें तो स्टेटमेंट 1 में आपसे बोला जा रहा है इट सीक्स टू एक्सेस द प्रिवलेंस ऑफ द डिसीज इन द पॉपुलेशन बाय डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी। स्पेसिफिक एंटीबॉडी के थ्रू हम लोग ये जानकारी इसमें लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर बीमारी या डिसीज किसी पर्टिकुलर लोकेशन में, किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन ग्रुप में अगर हो रहा है, उसे डिटेक्ट करने में ये काम आती है। ये बताया जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में रिगार्डिंग सेरो सर्विलेंस के बारे में। ठीक है, किसी आप ये समझ सकते हैं किसी पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ पीपल की बात की जा रही है, वहां पर एंटीबॉडीज को यूज करके वहां पे कोई डिसीज फैली हुई उसे डिटेक्ट करने में ये काम करती है। सेकेंड स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है इट इंडिकेट पास्ट इन्फेक्शन, यानी कि ये जो सर्विलेंस होता है ये पास्ट में कोई इन्फेक्शन फैला उसके बारे में बताता है। एंड डिटेक्ट एक्टिव इन्फेक्शन, और एक्टिव इन्फेक्शन कोई अगर फैलने वाला या अभी प्रेजेंट में है उसको भी आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प करती है। कहने का मतलब है कि पास्ट टाइम में यानी कि पुराने टाइम पे कोई इन्फेक्शन फैला था किसी एरिया में, किसी पॉपुलेशन में, उसे पता करने में, और उसके साथ साथ जैसे वर्ड लिखा है आल्सो, यानी कि उसके साथ साथ अभी करंट में कोई एक्टिव केस है किसी इन्फेक्शन के रिलेटेड, उसके बारे में भी बताता है सेरो सर्विलेंस। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको करेक्ट आंसर आपका चूज करना है इन ऑप्शन के अंदर। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉट 2, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो करेक्ट हमें आइडेंटिफाई करना है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका ए है। ए का मतलब ये हुआ सिर्फ जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अगर सेरो सर्विलेंस की अगर हम बात करें, जैसे इसमें बोला गया था आपको कि किसी डिसीज के बारे में, किसी पॉपुलेशन के अंदर किसी डिसीज के बारे में उसकी इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक एंटीबॉडी को यूज करके किसी वायरस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है किसी पॉपुलेशन के अंदर। यानी कि आप ये कह सकते हो किसी डिसीज के बारे में डिटेक्ट करने में, किसी पॉपुलेशन के अंदर उस डिसीज के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में ये काफी यूजफुल होती है। इट मींस ये हुआ कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो डेवलप किया जाता है हमारी इम्यूनिटी को सर्टन किसी डिसीज के हिसाब से, हमारी इम्यूनिटी कैसे, यानी कि जो हमारी डिसीज से लड़ने की जो हमारी जो कैपेसिटी होती है उसके बेसिस पे काम किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसके अंदर ये बोला गया कि पास्ट टाइम पे अगर कोई डिसीज फैली हुई है उसको तो ये डिटेक्ट करती है, उसके अलावा जो एक्टिव केस है उसे भी डिटेक्ट करती नहीं। भाई एक्टिव केस को ये डिटेक्ट नहीं कर पाती, ये सिर्फ जो पास्ट में कोई अगर डिसीज हो रखी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, एक्टिव केस को ये नहीं बता पाती। इट मींस ये हुआ कि जो सेकंड स्टेटमेंट हमारा वो गलत हो जाएगा और फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछा जा रहा है कि अभी करंट में जो डिसीज चल रही है वर्ल्ड ओवर, जो कोविड-19 के इन्फेक्शन की वजह से ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। तो एलिजा क्या है या फिर एलिजा किट कि जो अभी अप्रूव्ड हुआ है, इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही साथ हमारी कंट्री के अंदर जो ICMR जो इंस्टीट्यूशन है जो कि रेगुलेट करती है मेडिसिन और या मेडिकल सेक्टर में जो काम करती है, इस वजह से ये काफी न्यूज में आ गया है और आपको इन सब चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यानी कि आपको आज थोड़ा इसके बारे में भी पढ़ना है कि भी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो हमारी कंट्री में अंदर है, जो कि किसी भी चीजों को अप्रूव करती है, इसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, ये भी मेडिसिन से रिलेटेड है, यानी कि आप बोल सकते हैं ये भी हेल्थ सेक्टर से ही एक क्वेश्चन और आपके लिए पूछा जा रहा है, जिसमें क्वेश्चन में टर्म है विद रेफरेंस टू द, ये मैंने थोड़ा इसे अलग कर दिया है ताकि रीड करना आसान हो जाए मेरे लिए। डिक्लोरोडाइफेन ट्रिक्लोरोथेन, जिसे शॉर्ट में DDT बोला जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दोबारा बोलता हूं, डिक्लोरोडाइफेन ट्रिक्लोरोथेन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है और ये जो टर्म है इसके रिगार्डिंग में ये 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब ये टर्म ही यूनिक लग रहा है, इस वजह से क्वेश्चन पूछने के आपके लिए चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि इसे प्रोनाउंस करना भी मेरे लिए भी टफ हो रहा है। अच्छा, फिर नेक्स्ट आपके पास ये 2 स्टेटमेंट दिया गया इसके रिगार्डिंग में। फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है इट वाज बैन्ड बाय द एग्रीकल्चर यूज अंडर द स्टॉकटन कन्वेंशन। स्टॉकटन एक सिटी है किसी कंट्री के अंदर, आपको कंट्री बतानी है, जहां पे कन्वेंशन हुआ था। उस कन्वेंशन में ये बोला गया कि ये जो पर्टिकुलर चीज है इसका हम यूज नहीं करेंगे, एग्रीकल्चर यूज इसका हम नहीं करेंगे और इसे
बैन किया गया, ये बोला गया। फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है, इट इज यूज्ड एज ए केमिकल इफेक्टिव इन द रिड्यूसिंग मलेरिया इन्फेक्शन, यानी कि मलेरिया की इन्फेक्शन को रिड्यूस करने में, कम करने में इसका एक केमिकल इफेक्ट यूज होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट में इसके बेनिफिट के बारे में आपको बताया जा रहा है कि इसका बेनिफिट ये है कि हम मलेरिया जैसी डिसीज को कम कर सकते हैं। और फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोला गया कि इसको बैन कर दिया गया था इसका एग्रीकल्चर यूज के लिए। और अब आपके पास दो स्टेटमेंट है, अब दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ 1 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉट 2, इट मींस दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी है। सी का मतलब ये है कि ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। किसके बारे में, डीडीटी के बारे में, जिसे डाइक्लोरो ऑडिफेन ट्री क्लोरेथिन बोला जाता है। ठीक है, इस डिसीज के बारे में ये बोला जा रहा है, जो मैंने आपसे बोला कि भी स्टॉकटम कन्वेंशन हुआ था, और कन्वेंशन हुआ था, इस कन्वेंशन में ये बोला गया कि इस पर्टिकुलर केमिकल का हम एग्रीकल्चर यूज नहीं करेंगे और इसे बैन कर दिया गया था। यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट हो गया। और सेकंड स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है कि इस केमिकल का यूज किया जाता है मलेरिया जैसी डिसीज को कम करने में, यानी कि मलेरिया को खत्म करने में काफी यूजफुल हुई है। और WHO जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अकॉर्डिंग जो डाटा है उसके हिसाब से ये बताया जा रहा है कि साउथ अफ्रीकन कंट्री जितनी भी हैं, इंक्लूडिंग इंडिया भी, इंडिया अफ्रीकन कंट्री नहीं है, एशियन कंट्री है, बट इंडिया और इंडिया के अलावा जो साउथ अफ्रीकन कंट्री है वो सारी कंट्री क्या कर रही है, इसे यूज करती है मलेरिया जैसी डिसीज से फाइट करने में। कौन कौन सी कंट्री, साउथ अफ्रीका हो गई आपकी, ठीक है, साउथ यानी कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर जिम्बाब्वे, जामीबिया, नामीबिया, मोजम्बिक्यू और हमारी कंट्री इंडिया। तो ये सारी जो कंट्री है जो कि इसे यूज करती है फाइट करने में मलेरिया जैसी डिसीज के साथ। तो आपको ये एक बार मैप में जरूर इन सारी कंट्री को देख लेना, इनकी कैपिटल क्या है वो देख लेना, यहाँ कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, कुछ कुछ चीजें आपको एक बार नजर मार लेना। आपको गूगल मैप यूज कर लीजिए या फिर एटलस वगैरह यूज करके थोड़ा बहुत इन सारी कंट्री के बारे में लोकेशन जरूर देखिएगा। अच्छा, अब इस डिसीज के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। इसे 1874 में इसके बारे में इसे फर्स्ट टाइम इसे सिंथेसाइज किया गया था, और इसे ऑस्ट्रिया के एक केमिस्ट ने किया था जिसका नाम है ऑथमर जेनेडर, इसने किया था। अब बाद में इससे रिलेटेड जो इंसेक्टिसाइड्स जो बनाया गया था, जो कि आज केमिकल के रूप में यूज किया जा रहा है एग्रीकल्चर में भी और साथ के साथ डिसीज से फाइट करने में, ये इसका जो डिस्कवरी जो की गई थी वो बाद में की गई थी, पॉल हरमैन मूलर ने की थी 1939 में। और 1939 में इस डिस्कवरी के लिए इसे, जो इन्होंने 1939 में डिस्कवरी की थी, 1948 में इसे इस चीज के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था मेडिसिन फील्ड के लिए। ठीक है, तो इस वजह से ये सारे कुछ फैक्ट है जिस वजह से ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपको बस ये ध्यान रखना, ये तो चलो बाहर का है, स्विट्जरलैंड का पर्सन है जिसे नोबेल प्राइज मिला, आपको ये पता होना चाहिए हमारी कंट्री में, यानी कि इंडियन ऐसा कौन है जिसे मेडिसिन में, यानी कि मेडिसिन में जिसे नोबेल प्राइज मिला हो, उसका नाम मुझे कमेंट करके बताइएगा। कोई हमारी कंट्री से भी है जिसे मेडिसिन फील्ड में कोई नोबेल प्राइज मिला हो। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मनोदर्पण इनिशिएटिव। अब ये मनोदर्पण इनिशिएटिव क्या है, इसके रिगार्डिंग में आपके पास कुछ स्टेटमेंट गिवन है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है, और आपने ये बताना है कि भाई इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है, इट इज एम टू साइकोलॉजिकल सपोर्ट। ये मनोदर्पण इनिशिएटिव का जो मेन मोटिव है, मेन एम है, इसके बारे में बोला जा रहा है ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है कुछ स्टूडेंट को फॉर देयर मेंटल हेल्थ एंड द वेलबींग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कोविड-19। यानी कोविड-19 के टाइम पे कोई बच्चा स्ट्रेस में ना चला जाए, कोई स्टूडेंट मेंटली किसी डिजीज को ना फेस करे, उससे रिलेटेड ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है मनोदर्पण इनिशिएटिव। स्टेटमेंट 1 में आपको ये बोला जा रहा है। स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है, द इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यानी किस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया उसके बारे में आपको ये बताया जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट के। आपको ये बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और सी में बोला जा रहा है 1 और 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है।
और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, चलिए आइडेंटिफाई करिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ए है। ए का मतलब ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको बोला गया था ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर मनोदर्पण इनिशिएटिव ये जो लॉन्च किया गया ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया गया कि ये जो अभी जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है कोविड-19 की वजह से, जिसमें स्कूल कॉलेज और जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो खुल नहीं पा रहे हैं और स्टूडेंट को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो उनके साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। इनको कहीं इनको मेंटल हेल्थ जैसी कोई प्रॉब्लम या कोई टेंशन क्रिएट ना हो इनके दिमाग में, इससे हेल्प प्रोवाइड करने के लिए ये जो मिनिस्ट्री ऑफ HRD यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने इसे लॉन्च किया है प्रोग्राम, इसका नाम है मनोदर्पण इनिशिएटिव। यानी कि आप इससे समझ गए कि सेकंड स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली गलत हो गया कि इसे हेल्थ मिनिस्ट्री नहीं बल्कि इसे एजुकेशन मिनिस्ट्री, जिसे हम हमारी कंट्री में जिसका नाम क्या है MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने इसे लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, और इस इनिशिएटिव के अंदर क्या होता है कि एक ग्रुप बना दिया जाता है, कुछ एक प्लेटफॉर्म क्रिएट की जाती है, ऑनलाइन चैट प्लेटफॉर्म क्रिएट की गई है, किसी एडवाइजरी और जो भी एक्सपर्ट लोग हैं वो वेब सेमिनार कंडक्ट करके स्टूडेंट की हेल्प करते हैं, जिसमें काउंसलर होते हैं, बहुत एक्सपीरियंस काउंसलर होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, कोई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं जो कि स्टूडेंट को हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए भी मनोदर्पण ये इनिशिएटिव है क्या। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। अभी आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम क्या है या अभियान क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, थोड़ा इसके बारे में भी आज पढ़ाई करिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द ग्लोबल फंड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी ग्लोबल फंड क्या है, इस टर्म को रिलेटेड आपके पास यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट ये सेकंड स्टेटमेंट है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि ग्लोबल फंड टर्म क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, इसका यूज क्या है ये पता होना चाहिए, ये क्रिएट क्यों किया गया ये भी पता होना चाहिए, और इसका इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ता है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, अगर आपको ये सब क्लियर है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप ग्लोबल फंड के बारे में कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसका आंसर आप कर सकते हो। चलिए देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है। द फंड वॉज क्रिएटेड टू द एंड ट्यूबरक्लोसिस एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। यानी कि ये कुछ डिसीज है ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम शॉर्ट में टीबी भी बोल देते हैं, टीबी की बीमारी, या फिर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो कि एड्स से रिलेटेड है, या फिर हम और भी डिसीज के बारे में बोला जा रहा है एंड मलेरिया। और इस एपिडेमिक सिचुएशन जो क्रिएट हो जाती है इन बीमारी की वजह से, इसको फाइट करने के लिए इससे रिलेटेड ये फंड क्रिएट किया गया ग्लोबल लेवल पर यानी कि वर्ल्ड लेवल पर। स्टेटमेंट 1 में आपको ये बोला जा रहा है। स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है इंडिया शेयर अ पार्टनरशिप विद ग्लोबल फंड ओनली एज ए रिसिपिडेंट। यानी कि हमारी कंट्री के बारे में बोला जा रहा है, हमारी कंट्री इस ग्लोबल फंड का एक पार्टनरशिप तो की है इंडिया ने, पर इंडिया क्या करती है सिर्फ रिसीव करती है, रिसिपिडेंट है इंडिया हमारी कंट्रीज की, यानी कि रिसीव करती है फंड, प्रोवाइड नहीं करती है। यानी कि हमारी कंट्री एक गरीब कंट्री समझ लीजिए जो कि ग्लोबल लेवल पे फंड को रिसीव करती है बहुत सारी डिसीज से फाइट करने के लिए, ये बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। तो ये दो स्टेटमेंट थे, अब आपको बताना है कि करेक्ट आंसर इसका क्या है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में जो बोला जा रहा है बोथ 1 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉट 2, इट मींस दोनों स्टेटमेंट क्या है गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ग्लोबल फंड के रिलेटेड। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर इसका ए यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है सिर्फ वो करेक्ट है। यानी कि ये जो बोला गया कि ग्लोबल फंड जो क्रिएट की गई है, ये इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये जो फंड की गई इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट जो है $2 बिलियन US इसमें इन्वेस्ट किया गया है। वो इसलिए किया गया कि वर्ल्ड लेवल पे जो डिसीज है उसके टैकल करने में, उससे लोगों को रिकवर करने में हेल्प प्रोवाइड किया जा सकते हैं, जिसके अंदर जो कुछ डिसीज के नाम आपको दिए गए हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जिसे हम शॉर्ट में एड्स भी बोलते हैं, या फिर हम बात करें मलेरिया जैसी जो एपिडेमिक डिसीज है, इसको टैकल करने के लिए वर्ल्ड लेवल में ये फंड क्रिएट किया गया था 2002 में। ठीक है, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है, और ये जो एक तरह से पार्टनरशिप में बिटवीन गवर्नमेंट यानी कि अलग अलग कंट्री के जो गवर्नमेंट है वो लोग मिलकर के, सिविल सोसाइटी, टेक्निकल एजेंसीज हैं और प्राइवेट सेक्टर, यानी कि ये सारे मिलकर के ये ग्लोबल लेवल पे वर्ल्ड लेवल पे काम करती है, फंड क्रिएट करती है और उन जरूरतमंद लोगों को हेल्प करती है जो कि इस तरह के डिसीज की वजह से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अच्छा, अब सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं।
सेकंड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला गया कि हमारी कंट्री इंडिया जो है रिसिप्टेंट है, यानी कि रिसीव करती है यहां से फंड, और उसके लिए हमारी कंट्री ने पार्टनरशिप की हुई है। ये बात बिल्कुल गलत है। गलत इसलिए है कि हमारी कंट्री रिसीव ही नहीं करती बल्कि प्रोवाइड भी करती है। अभी रिसेंटली ये हुआ है कि भी हमारी कंट्री ने अनाउंस किया है कंट्रीब्यूट करने के लिए कि $22 मिलियन हमारी कंट्री ने अनाउंस किया इसे प्रोवाइड करने के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए। इस वजह से ये क्वेश्चन काफी न्यूज में हो गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये जो फंड हमारी कंट्री ने जो अनाउंस किया है वो ग्लोबल लेवल पर एड्स, टीबी, मलेरिया जैसी डिसीज को फाइट करने के लिए ये प्रोवाइड की जा रही है हमारी कंट्री की तरफ से। यानी कि आप ये समझ सकते हैं हमारी कंट्री अब ग्लोबल लेवल पे फंड को रिसीव ही नहीं करती है, अब प्रोवाइड भी करती है। इट मींस ये हुआ कि सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। इट मींस करेक्ट आंसर हमारा ए हो गया। अब आप कमेंट करके बताइए आपके आंसर क्या रहा है, यानी कि आपका जो स्कोर है वो क्या है, कमेंट करके जरूर बताइए। और आज मैंने जो क्वेश्चन आपसे पूछा है, कुछ कुछ टॉपिक जो आपको बीच बीच में दिया है मैंने पढ़ने के लिए, जरूर पढ़िएगा, उसका आंसर करिएगा। अगर आपको आंसर मालूम है वेरी गुड, साथ के साथ कमेंट कर दीजिए, नहीं तो लिस्ट बनाकर एक बार पढ़ लीजिए, फिर बाद में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। चैनल को सब्सक्राइब करके और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकते हैं। और हाँ, मुझे सपोर्ट करने के लिए आप ये काम कर सकते हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन में किसी भी तरीके से हेल्प प्रोवाइड कर रही है तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है।